Good morning to all my online dear students. The last class we started a new topic, calculation of pH for a weak polyprotic acid. And उसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी polyprotic acid होता है तो एक से ज़्यादा स्टेप्स में वो टूटता है. जैसे लास्ट क्लास की अगर हम बात करें जस्ट तो we have started our 6th केस, है ना. यह आखिरी केस था एसिडिक सॉल्यूशन का, हमारा आखिरी केस था जिसमें हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले थे. तो हमारा लास्ट केस था 6 नंबर का केस था हमारा पॉलीप्रोटिक एसिड. पॉलीप्रोटिक एसिड. पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में बात करें तो पॉलीप्रोटिक एसिड की खास बात क्या थी, मोर देन वन स्टेप में क्या होता है, डिसोसिएट होता था हमारा. जैसे पॉलीप्रोटिक एसिड में हम लोगों का जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल था वो कौन सा था, डाइबेसिक एसिड. इसमें दो केस मैंने बताए थे आपको. केस नंबर फर्स्ट की बात करें तो केस नंबर फर्स्ट हमने लिया था किसको, डाइबेसिक एसिड को. तो केस नंबर 1 में हम लोगों ने डाइबेसिक एसिड को लिया था. और डाइबेसिक एसिड में मैंने क्या बताया था आपको कि डाइबेसिक एसिड जो होता है जिसके पास 2 H+ होंगे, है ना, और कितने स्टेप में डिसोसिएट होगा, ये 2 स्टेप्स लेगा. इसको डिसोसिएट होने में 2 स्टेप्स लगेंगे और इसके पास कितने H+ होंगे, 2 H+ होंगे. तो जैसे इसमें हमारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा था, H2S था. और H2S को डिसोसिएट किया था हमने. तो H2S के पास हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ नहीं छोड़ता, एक एक करके देता है. तो कैसे किया था हमने, पहले ये H+ प्लस HS- में डिसोसिएट होता है और फिर अगले स्टेप में ये जो HS- है ये फर्दर डिसोसिएट होता है आपका किसके अंदर, H+ एंड S- और मैंने इसको अलग से डील करने के लिए हेडिंग क्यों बनाया, पॉलीप्रोटिक एसिड को हम लोग अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक दो हमें पढ़ने हैं. पॉलीप्रोटिक एसिड को अलग से हम लोग क्यों देख रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि इनमें हमेशा एक कॉमन आयन आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना, मोर देन वन स्टेप में होगा. तो बेसिकली दिस डाइबेसिक एसिड इज द नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ H2S एंड HS-. ये दोनों क्या है हमारे लिए, एसिड ही है. तो और इनकी बात करूं तो अगर इनका हमने क्या लिखा था, इसके लिए हम लोग Ka1 बोलते हैं फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में क्या बोलते हैं बेटा, Ka2 बोलते थे. फर्स्ट स्टेप में Ka1 बोला जाता है, सेकंड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka2 बोला जाता है. और सेकंड को लिखने का एक और तरीका होता है. एक और तरीका क्या है सेकंड को लिखने का, Ka2 लिखो और इसको हम लोग चाहें तो Ka ऑफ किसका लिख सकते हैं, HS- का. देखो क्योंकि HS- से ही तो एक हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो इसे हम लोग इस स्टेप के Ka2 को हम लोग K ऑफ HS- भी लिख सकते हैं. अगर 3 स्टेप में जो चीज होती है ना तो तीसरे को लिखने के 3 तरीके होते हैं. ठीक है, तो ये हमने देख लिया था. और ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, Ka1 की वैल्यू जो होती है ये Ka2 से क्या होती है ज्यादा. Ka1 की वैल्यू Ka2 से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है. रीजन क्या है, क्योंकि H2S केवल और केवल एसिड की तरह बिहेव करेगा, जबकि आपका HS- एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है हमारा. तो इस वजह से हमारा H2S जो है वो केवल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, HS- दोनों तरह करेगा, इसीलिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है, रिलेटिवली पहले वाले से कम होती है. और इवन मैंने वैल्यूज भी कहे थे. वैल्यूज क्या है, वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल आपसे करवाऊंगा इसलिए मैंने वैल्यू भी दे रहा हूँ. K1 की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁷ होती है, और जो Ka2 की वैल्यू है ना सेकेंड स्टेप की 10⁻14 होती है. तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लार्ज डिफरेंस होता है दोनों की K वैल्यू में. और इतनी बड़ी अगर लार्ज डिफरेंस वैल्यू है तो मैं ये कह रहा था बेटा कि इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को K1 लिखते हैं, सेकंड वाले को K2 लिखते हैं, और K2 की वैल्यू हमेशा जो होती है वो K1 से कम होती है. रीजन क्या है कम होने का, क्योंकि H2S केवल और केवल प्योर एसिड है, लेकिन HS- एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है क्योंकि H+ निकाल रहा है, और ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है क्योंकि H+ को ये एक्सेप्ट भी करके H2S में कन्वर्ट हो सकता है. तो Ka1 की वैल्यू जो होती है Ka2 से हमेशा क्या होती है, बड़ी. और आप वैल्यू वाइज जाओगे तो Ka1 की वैल्यू 10⁻⁷ है, Ka2 की वैल्यू 10⁻14 है, जिनमें काफी लार्ज डिफरेंस है ना. तो ये हमने देखा था. और मैंने बताया था आपको कि जो भी H+ आयन प्रोड्यूस करने का काम करेगा वो केवल और केवल मेजरली कहां से होता है, फर्स्ट स्टेप से. और कॉमन आयन इफेक्ट बाकी के बचे हुए सारे स्टेप्स पे क्या लगता है, हमारा कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई हो जाता है हमारा. जैसे ये वैल्यू काफी बड़ी है तो H+ देने का काम फर्स्ट स्टेप करेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट आपका सेकंड स्टेप के ऊपर लग जाएगा.
इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हमने देखा था, उस न्यूमेरिकल को फिर से देख लेते हैं। लास्ट में एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था उसमें, जस्ट उस न्यूमेरिकल को हम लोग 2-3 मिनट में रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन यही था, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉमा कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, इन तीन का निकालना था, है ना, इन 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन। हमारा 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमें H प्लस HS माइनस और S माइनस 2 का क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना था। और H2S दिया है, इसके लिए K1 की वैल्यू भी हमें गिवन थी। K1 की वैल्यू कितनी दी है, 10⁻⁻⁷, और K2 की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻14। तो ये दो वैल्यूज हमें गिवन है, और इन दोनों वैल्यूज गिवन होने के बाद H प्लस HS माइनस और S माइनस 2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो साउंड आ रहा है। तो H प्लस HS माइनस सल्फाइड आयन निकालना है, इनके अंदर K1 और K2 की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले H प्लस पूरा का पूरा देने का काम कौन करेगा, फर्स्ट स्टेप करता है मेजरली। तो कभी भी वीक एसिड की बात आती है तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप K1 और बाई C का क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे। तो जस्ट हम लोग यहां पे चेक करने चले, अगर K1 बाई C का रेशियो, तो K1 कितना है 10⁻⁻⁷, C कितना है आपका 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, जो कि हमारे वैल्यू, हमारा जो नंबर है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, इससे तो काफी छोटा है ना ये नंबर। 25 इंटू 10⁻⁻⁴ से वैल्यू काफी क्या है, छोटी है। तो हम लोग क्या डायरेक्ट यहां से लगा सकते हैं कि नहीं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में K/C, और एक बार अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में K/C हो गया, तो आप यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला क्या सीखा हमने, C इंटू अल्फा, और बस यहां पे C इंटू अल्फा की जगह पे फिर से रख देते हैं अंडर रूट में K/C, तो ये कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट में K इंटू C। तो ये हमारा H प्लस का फॉर्मूला बनता है। तो लास्ट क्लास में जो मैंने कैलकुलेट किया था उसमें H प्लस का मल्टीप्लीकेशन ही गलत कर दिया था हमने। H प्लस इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, अंडर रूट में K इंटू C। तो यहां पे बस वैल्यूज को अगर डाल दिया जाए, K की वैल्यू कितनी है बेटा, K की जगह पे कितना डालोगे, K मतलब फर्स्ट वाला देखना है, क्योंकि हमें फर्स्ट से ही प्रोड्यूस होगा ना H प्लस, पूरा का पूरा H प्लस फर्स्ट से मिलेगा। तो K A की जगह पे डाल दो 10⁻⁷ इंटू कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी डालोगे 0.1। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁻⁶ कर दिया था। 10⁻⁷ इंटू 0.1 करेंगे तो कितना आएगा 10⁻⁸ आएगा, और मैंने 10⁻�6 कर दिया था, इसीलिए वो हमारा H प्लस और HS माइनस सेम नहीं आ रहा था, तो कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसीलिए दोबारा मैं उस सवाल को बता रहा हूं, है ना, करेक्शन है उसमें थोड़ा सा। तो 10⁻⁷ इंटू 10.1 करेंगे तो ये कितना आएगा 10⁻⁸ आएगा, और 10⁻⁸ का मतलब कितना आएगा 10⁻⁴ आ जाएगा। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अगर एक बार H प्लस मिल गया तो pH कितना हो जाएगा बेटा, तो pH बता सकते हो कि नहीं, जो 10 के नेगेटिव पावर दिखता है वही pH होता है, तो pH कितना हो जाएगा 4। और अगर हमसे OH माइनस पूछ लिया तो क्या करेंगे, 10⁻⁻14 को इसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे लिए 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन कौन सा, HS माइनस और सल्फाइड आयन। कभी भी एनायन का कंसंट्रेशन निकालना है तो आपको दोनों के एक्सप्रेशन से जाना होता है। तो जैसे फर्स्ट का एक्सप्रेशन अगर अप्लाई किया जाए, किसके लिए, हम लोग अब मान लो HS माइनस को निकालने चलते हैं। किसको निकालने जा रहे हैं, HS माइनस। तो HS माइनस को निकालने के लिए बेटा किस एक्सप्रेशन में जाओगे, HS माइनस फर्स्ट वाले में जाएंगे, तो फर्स्ट वाले में जाएंगे, रुकोगे, तो फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले में जाएंगे, तो फर्स्ट में आप लगा दो, क्या एक्सप्रेशन लगाओगे, Ka1 के लिए लगाओगे, है ना। तो Ka1 का एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, Ka1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2S। ध्यान रखना, कभी भी पॉलीप्रोटिक एसिड के अंदर अगर आपसे एनायनिक पार्ट का, है ना, कभी भी कंसंट्रेशन पूछे तो आपको हमेशा किससे जाना, उसके एक्सप्रेशन से जाओ, है ना। और एक और चीज कि H प्लस का जो कंसंट्रेशन आया हमारा H प्लस का, ये किससे आया, फर्स्ट स्टेप वाले में, है ना। और फर्स्ट स्टेप पे कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट हमारा ऑपरेट नहीं होता, उसके बाद वाले स्टेप से लगता है। तो जितना H प्लस आएगा उतना ही हमारा HS माइनस भी आना चाहिए, दोनों का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहां से मैं प्रूव भी कर रहा हूं कि वो सेम आएगा, देखना। लास्ट क्लास में एक गलती हमसे ये हुई थी कि हमने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही गलत कर दिया था, इसलिए आंसर अलग आ रहा था, जबकि दोनों आंसर क्या आने चाहिए हमारे, सेम होने चाहिए थे।
तो के इस फॉर्मूले से अगर जाओ तो देखो क्या आता है हमारा, के A1 की जगह पे कितना रखोगे, के A1 की वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में कितना, 10⁻⁷ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है बेटा, 10⁻⁴ इंटू हमारा अननोन कौन सा है, कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस हमारे लिए अननोन है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2S। कंसंट्रेशन ऑफ H2S कितना दिया बेटा हमने, 0.1 मोलर दिया है, 0.1। और यहां से अब देखो आप कैलकुलेट करो तो कंसंट्रेशन ऑफ आपका HS माइनस जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, देखो ये 1/10 है तो ये 10⁻³ होगा, और 10⁻⁷ है तो ये फिर से अगेन कितना आएगा, 10⁻⁴। तो देखो इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम आना चाहिए था, जितना H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा उतना ही हमारा HS माइनस का कंसंट्रेशन आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता है, कॉमन आयन इफेक्ट किस पे लगेगा, सेकंड वाले पे लगेगा। अब सल्फाइड आयन और H प्लस सेम होने वाले नहीं है, इन दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। फर्स्ट स्टेप पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं ऑपरेट करता, इसीलिए दोनों का क्या रहेगा, सेम वैल्यू आती है। आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। अब बताओ सल्फाइड आयन का कैसे निकालोगे, तो सल्फाइड आयन का निकालने के लिए बस हमें सल्फाइड आयन का चाहिए। जब सल्फाइड आयन का चाहिए तो उसके लिए कौन से स्टेप से जाएंगे, सेकंड वाले से जाना पड़ेगा, मतलब हमें Ka2 के एक्सप्रेशन से जाना है। और Ka2 के एक्सप्रेशन से अगर जाओगे तो क्या लिखोगे, बोलो, Ka2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा, Ka2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S-2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस। बस तो यहां सब सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका। Ka2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10⁻⁻14 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारा कितना आ चुका है, 10⁻⁴ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन हमें है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस कितना है बेटा, 10⁻⁴। HS माइनस का कितना निकाला, ऊपर वाले स्टेप से मिलेगा, ध्यान रखना। आप जैसे आगे स्टेप में जाओगे ना, पिछले स्टेप के कंसंट्रेशन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले ऊपर वाला निकलेगा बाद में नीचे वाले का। तो देखो HS माइनस आया, और HS माइनस किससे मिलेगा, ऊपर वाले स्टेप से मिलेगा। तो यहां पे देख सकते हैं आप, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन की बात करो तो सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 10⁻⁴। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 12-13 मिनट मैंने ले लिए हैं, लेकिन लास्ट क्लास में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप ये वाला बेसिक एक बार समझ जाएंगे तो आपको फिर निकालने आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अप्रोच आज के जो क्वेश्चन है ना, ये डाई बेसिक किया था, ट्राई बेसिक में हम लोग जस्ट इसी के पैरेलल ही चलेगा, जैसे ये निकाला उसी तरीके से आगे हमें निकालना है। ठीक है, और इसी में मैंने वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में मैंने आपको बताया था कि हम लोग एसिड के साथ भी ले सकते हैं, बेस के साथ भी ले सकते हैं, है ना, या फिर हम लोग ट्राई बेसिक भी ले सकते थे, सिंगल लो या फिर किसी एसिड के साथ या किसी बेस के साथ। तो सपोज करो अगर इसमें हमने HCl को डाल दिया तो क्या होता, इस पॉलीप्रोटिक एसिड में, ये H2S के सॉल्यूशन में HCl को उठा के डाल दिया तो क्या होगा, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को डाल दिया सॉल्यूशन के अंदर तो H प्लस का सोर्स कौन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इन द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड जो H प्लस पूरा का पूरा आता है वो किससे आता है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को आपने इस वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के अंदर मिक्स कर दिया तो आपका H प्लस का सोर्स कौन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब ये H प्लस का सोर्स होने वाला नहीं है, तो H प्लस हमारा किससे मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से। और कॉमन आयन इफेक्ट किसके ऊपर लगेगा, दोनों स्टेप पे, अब पहले पे भी लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट और दूसरे पे भी, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस का सोर्स है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस का सोर्स है तो कॉमन आयन इफेक्ट हर स्टेप के ऊपर लगेगा, किनके, पॉलीप्रोटिक एसिड के ऊपर। तो सेम यही है अपना, लेकिन अब हम लोग इसको जैसे केस 1 डाई बेसिक एसिड लिया था ना, तो इसी डाई बेसिक एसिड को अगर किसी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ले लिया तो क्या होगा, है ना, तो उस समय हमारा H प्लस का सोर्स कौन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, करना आपको बेटा इसी प्रोसेस से है हर क्वेश्चंस को। चलो, तो हम लोग अगर बात करें कि वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, जैसे छोटा सा स्मॉल टॉपिक ही है इसके अंदर, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड,
तो अगर हमने वीक पॉलीप्रोटिक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ले लिया तो सोर्स ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। दिस इज सिमिलर टू द थर्ड केस। थर्ड केस क्या था हमारा, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करना, नहीं फोर्थ केस था वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करना। तो H प्लस का सोर्स कौन था, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वैसे ही यहाँ पे वीक पॉलीप्रोटिक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जाएगा तो पूरा H प्लस देने का काम स्ट्रॉन्ग एसिड करेगा। वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के हर स्टेप पे क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो यही हम लोग लिखेंगे इन मिक्सचर ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, in mixture of weak polyprotic acid with strong acid, in mixture of weak polyprotic acid with strong acid, H plus ion will be produced by strong acid. H plus ion कहां से प्रोड्यूस होगा, will be produced by strong acid and common ion effect will operate on all steps of weak polyprotic acid, ठीक है बेटा। तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के साथ तो H प्लस का सोर्स हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा और कॉमन आयन इफेक्ट पॉलीप्रोटिक के हर स्टेप के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में भी एक न्यूमेरिकल हम लोग लगा लेते हैं, है ना। तो इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग देख लें कि किस तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिला दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक पॉलीप्रोटिक के साथ मिला देने पे क्या चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। चलो तो देखो इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर भी ले लेता हूं। हमसे क्वेश्चन वही दे रहा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस HS माइनस S-2 एंड pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग। अब ऐसा सॉल्यूशन मैं बनाऊंगा जिसके अंदर वीक पॉलीप्रोटिक एसिड भी हो और स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो। कैलकुलेट H प्लस HS माइनस S-2 एंड pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर H2S और इसके K1 की वैल्यू गिवन रहेगी बेटा 10⁻⁻⁷, K2 दिया है 10⁻⁻14। ये दोनों वैल्यूज गिवन जरूरी है, क्यों, यही तो पहचान है इसकी कि ये क्या है, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है। और चूंकि 2 स्टेप में टूटेगा तो बार बार 2 स्टेप की वैल्यू हमें गिवन रहेगी, है ना। सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर H2S विथ 0.1 मोलर HCl, ठीक है, समझेगा। तो क्वेश्चन ये है, पिछला बार का प्रॉब्लम जो था बस यहां तक था, उसके अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स नहीं किया था। इस नए प्रॉब्लम में मैंने क्या कर दिया, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का भी 0.1 मोलर मिला दिया। HCl क्या है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अगर Ka की वैल्यू नहीं गिवन है तो एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला देंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर, है ना, किसी भी वीक एसिड के साथ, तो H प्लस का सोर्स पूरा कौन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। वीक एसिड से कोई भी H प्लस का नेग्लेजिबल, मतलब मिलेगा तो, लेकिन वो क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, नेग्लेजिबल हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन किधर मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें यही सब करना है ना। H प्लस HS माइनस, देखो एनायन वाला HS माइनस और S माइनस तो इसी के रिएक्शन से मिलेगा, क्योंकि 2 स्टेप में एनायन का कंसंट्रेशन हमेशा उसके Ka के एक्सप्रेशन से मिलता है, ध्यान रखना बात को हमेशा, ठीक है। H प्लस का सोर्स बार बार चेंज हो सकता है आपका। अब यहां पे मुझे H प्लस निकालने के लिए मुझे K1/C का रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कभी भी वीक एसिड पॉलीप्रोटिक के साथ आप स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे तो जो H प्लस होगा वो आयन कहां से प्रोड्यूस होगा, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड से। किससे आना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। और कॉमन आयन इफेक्ट जो है ये हर स्टेप पे लगेगा, अब पहले पे भी लग जाएगा और दूसरे स्टेप पे भी लग जाएगा। और कॉमन आयन इफेक्ट लगने से रिएक्शन किधर मूव होती है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो कॉमन आयन इफेक्ट के केस में कभी भी क्या हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Ka = C⁴ α। ये फॉर्मूला कॉमन आयन इफेक्ट के केस में वैलिड नहीं होता, हमें जनरल एक्सप्रेशन से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है।
तो कैसे करेंगे इसमें? तो ये तो हमारा वीक एसिड हो गया, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, और ये वाला पार्ट क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारा H प्लस का सोर्स तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो देखो सबसे सिंपल चीज, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछे तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर हो जाएगा बेटा? तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारा 0.1 मोलर अगर HCl है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी कितना होगा? 0.1 मोलर ही होगा। 0.1 का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻1 ना। और मैंने बताया अप टू 10⁻�6 तक जो भी रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड का सिर्फ उसे ले लेते हैं। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना? 10⁻⁻1, या जिसको हम लोग 0.1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले ये चीज निकल गई। अगर सपोज करो कंसंट्रेशन ऑफ, मैंने OH माइनस नहीं दिया है लेकिन चलो वो भी दे देता हूं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछा होता, इसी लाइन में कर लेते हैं क्योंकि नीचे और दो कैलकुलेशन लेने ना। तो कैलकुलेशन ऑफ H प्लस हो गया 0.1। अगर हमसे pH पूछ ले तो pH कितना हो जाता बेटा? जो 10 के निगेटिव पावर दिखता है वही pH होता है। तो pH कितना होता है इस सॉल्यूशन का? pH 1 हो जाता। ठीक है, अगर हमसे सपोज करिए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी पूछा होता तो कैसे निकालते हैं हम लोग? तो H माइनस के लिए 10⁻14 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लगा देते हैं ना। मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर हमेशा कितना मानना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर गिवन नहीं है तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाती? 10⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, तो कितना आ जाता बेटा? 10⁻13 हो जाता। ठीक है, चलो आगे देखो और क्या क्या हो गया काम अपना। H प्लस निकल गया, H प्लस की वैल्यू निकल चुकी है, कंसंट्रेशन की pH निकल चुका है, OH माइनस निकल गया। ठीक है, OH माइनस पूछा नहीं है लेकिन बार बार मैं बता रहा हूं हर सॉल्यूशन के अंदर H प्लस है तो वहां पे OH माइनस भी होता ही होता है ना। ऐसा मत सोचिए कि सर एसिडिक सॉल्यूशन है तो OH माइनस क्या, H प्लस जहां भी होगा वहां पे OH माइनस हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनका यही संबंध ही ऐसा है ना, छोड़ेंगे ना तेरा साथ वो साथ ही मरते दम तक। H प्लस के साथ हमेशा OH माइनस रहना ही रहना है। ये अलग बात है अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो H प्लस ज्यादा रहेगा और OH माइनस कम, लेकिन अगर सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा तो OH माइनस ज्यादा हो जाएगा और H प्लस कम। तो ध्यान रखिएगा होते दोनों में है, दोनों चीज होती। अब क्या करना है हमें? दोनों का कंसंट्रेशन निकालना है। तो बेटा इनको एनायन का कंसंट्रेशन के लिए देखो हमारा ये पार्ट कंप्लीट, ये पार्ट कंप्लीट, ये किससे हो गया? केवल स्ट्रॉन्ग एसिड को देख के हो गया। ठीक है, बचा ये एनायन का। अब एनायन के कंसंट्रेशन के लिए H2S का क्या देखना पड़ेगा हमें? एक्सप्रेशन। तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं बार बार लिखूंगा, एक बार मैंने बता दिया है, फिर भी मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूं आपको। H2S जो होता है वो डिसोसिएट होगा H प्लस एंड HS माइनस में। ये आपके दिमाग में करना है ना, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और HS माइनस डिसोसिएट होगा H प्लस एंड S माइनस 2 में। तो यहाँ पे जो होता है ये K1 होता है और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? K2। ठीक है, तो K1 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? अब देखो किसको निकालना है? पहले HS माइनस को निकालो, फर्स्ट स्टेप से आता है ना HS माइनस। तो HS माइनस, HS माइनस, तो HS माइनस किससे निकलेगा बेटा? K1 से निकलेगा। K1 के एक्सप्रेशन को अगर हमने लिख दिया तो HS माइनस वहां से निकल जाएगा। कैसे? देखो K1 का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे बताओ? K1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस डिवाइडेड बाई, ठीक है देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विजिबल है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस। ठीक है, तो K1 हम लोग लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस डिवाइडेड बाई क्या? इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे कितना? कंसंट्रेशन ऑफ H2S कर लेंगे यहां से। अब बस यहां से देखो हमारे लिए अननोन क्या है? HS माइनस का कंसंट्रेशन। तो बाकी की तीनों चीजें नोन होनी चाहिए और देख सकते हैं क्वेश्चन में तीनों चीजें नोन है, तो बस वैल्यूज को डाल दो बेटा। K1 की जगह पे कितना रखोगे? K1 की वैल्यू 10⁻⁻7 है ना। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है ना, कांस्टेंट है जो दिया हुआ रहेगा। 10⁻⁻7 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैलकुलेट किया है कितना? 10⁻⁻1। ठीक है, इनटू जो हमारे लिए अननोन है, अननोन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2S कितना है हमारा? H2S का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। तो यहां पे बस हम लोग रख दिए क्या? 0.1। तो जैसे ही रखोगे बेटा तो यहां से देखो कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस कितना आ गया आपका? ये देखो 10⁻⁻1 और 0.1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस कितना आ रहा है? 10⁻⁻7। पिछले केस में जो HS माइनस का कंसंट्रेशन आया था बेटा वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के बराबर था। इन दोनों का कंसंट्रेशन पिछले केस में सेम आया था। रीजन क्या था? क्योंकि उस समय कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट
नहीं हुआ था, लेकिन इस समय चूंकि कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट कर गया तो कॉमन आयन इफेक्ट लग जाने की वजह से दोनों के कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। आप देख सकते हैं H प्लस 10⁻⁻1 है, लेकिन HS माइनस 10⁻7 है, जो कि काफी कम है ना। इस H प्लस के रिस्पेक्ट में ये HS माइनस काफी क्या हो चुका है, कम। क्योंकि मैंने बताया कॉमन आयन इफेक्ट लगने से रिएक्शन किधर मूव होती है बेटा, बैकवर्ड में, और रिएक्शन अगर बैकवर्ड में जाएगी तो अपोजिट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये कम ही होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले से बहुत कम हो चुकी है वैल्यू, ठीक है। चलो अब सल्फाइड आयन का कैसे निकालोगे। सल्फाइड आयन देखो चैप्टर काफी सिंपल है, आपको स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करोगे ना तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इनमें कुछ करना नहीं रहता है, फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, बस फॉर्मूले में वैल्यूज को डालो। सल्फाइड आयन के लिए क्या करोगे, जैसे मैं बता रहा हूं आप सेम टू सेम यही स्टेप फॉलो करते रहो, कोई सवाल गलत होने वाला नहीं है। आप सल्फाइड आयन के लिए किस में आओगे, तो सल्फाइड आयन हमारा सेकंड में आएगा, तो K2 से जाना पड़ेगा। तो K2 से डील करोगे तो क्या लिखोगे, बोलो K2 का एक्सप्रेशन लिखोगे, क्या लिखा जाएगा, K2 इज इक्वल टू concentration of H plus into concentration of S minus 2 divided by concentration of HS minus। तो ये देखो ये हो गया H plus into concentration of सल्फाइड आयन divided by concentration of HS minus, ठीक है। ट्राई बेसिक, अभी मैं इसके बाद ट्राई बेसिक लेने वाला हूं, उसमें तो 3 स्टेप होगा, उसमें भी बस ऐसे ही स्टेप फॉलो करने हैं आपको, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहां से, है ना। IIT JEE में कंप्रेंशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली पॉलीप्रोटिक पे आ जाते हैं, क्योंकि पॉलीप्रोटिक में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप HS माइनस का कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे तो आप कभी भी सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो उसके अंदर HS माइनस आएगा आपका, तो जब तक आप ऊपर वाला नहीं कर पाएंगे नीचे आपसे होने वाला नहीं है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो K2 की जगह पे कितना रखेंगे, K2 की वैल्यू बेटा 10⁻⁻14 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमने निकाला है कितना है 0.1, वो जो दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड का सिर्फ वही लेना है, तो 10⁻⁻1 इनटू सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन हमारे लिए अननोन है, डिवाइडेड बाई HS माइनस का कंसंट्रेशन अभी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 10⁻⁻7। तो यहां से देख सकते हैं हम लोग सल्फाइड आयन का जो कंसंट्रेशन निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, -14 ये है, -7 इधर जाएगा क्रॉस में तो कितना हो जाएगा, -14 और -7 -21 हो जाएगा, है ना। और ये डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके +1 करके 10 कितना हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा। देख लो 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, और एक इधर से कम होगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻20, ठीक है। देखो कितने छोटा छोटा कंसंट्रेशन की वैल्यू आती है इसमें ना, कंसंट्रेशन मोलरिटी कितनी छोटी छोटी वैल्यू जाती है। तो एक सवाल मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ पॉलीप्रोटिक का भी दिखा दिया किस तरीके से होता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि ये क्लियर हो रहे हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल पे जाते हैं, पॉलीप्रोटिक में किस तरीके से होता है डील, ठीक है। तो आपको मैंने एक केस डाई बेसिक का लिया है और एक केस में आपको ट्राई बेसिक का भी ले लेता हूं, ठीक है। तो एक हम लोग केस 1 था हमारा डाई बेसिक, और केस 2 हम लोग ले लेते हैं ट्राई बेसिक को। ट्राई बेसिक का मतलब क्या होगा, जो 3 स्टेप में टूटेगा, है ना। ट्राई बेसिक वाला 3 स्टेप में डिसोसिएट होंगे। चलो तो बेटा ट्राई बेसिक एसिड ले लेता हूं मैं, केस नंबर 2, इसका केस 2 ले लेता हूं मैं, ट्राई बेसिक एसिड। और ट्राई बेसिक एसिड की खास बात क्या होगी बताओ, इसके अंदर 3 H प्लस होंगे, कितने H प्लस देगा, 3 H प्लस देगा, और कितनी बार में देगा, तो ये 3 स्टेप्स में देगा, 3 स्टेप्स। इसको H प्लस निकालने में कितने स्टेप्स लगेंगे, 3। और जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्राई बेसिक एसिड में, वो कौन होता है हमारे पास, वीक में H3PO4। तो H3PO4 कैसे डिसोसिएट होगा, क्या ये तीनों H प्लस एक ही बार में निकालेगा, नहीं, 1 by 1 करके डिसोसिएट होता है। तो H3PO4 आपको क्या देने वाला है, सबसे पहले H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, ठीक है। इसी तरीके से अगले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा H2PO4 माइनस जो है ये डिसोसिएट होगा बेटा किसके अंदर, H प्लस प्लस HPO4 माइनस 2। आता है ना आपको करने, एक एक हाइड्रोजन बस निकालना है, ये पहले भी मैंने बता चुका हूं आपको, है ना। जब मैं K और KB के बारे में बता रहा था तब भी मैंने ये आपको बताया था। और HPO4 माइनस की बात करो, HPO4 2 माइनस,
तो ये थर्ड स्टेप में क्या करेगा, फिर एक H निकाल देगा, तो H प्लस प्लस ये क्या बन जाएगा, PO4 के ऊपर कितना 3 माइनस। मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया है कि अगर ये ट्राई बेसिक है तो ये 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्ट बना सकता है, जिनमें से 2 हमारे हाइड्रोजन कंटेनिंग वाले सॉल्ट हो जाएंगे, है ना, और एक हमारा न्यूट्रल टाइप का सॉल्ट बनाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे PO इसकी किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करा दो तो एक सॉल्ट इसके साथ बन जाएगा, दूसरा सॉल्ट इसके साथ बन जाएगा और तीसरा सॉल्ट इस पे बन जाएगा, है ना। तो 3 डिफरेंट तरीके के सॉल्ट इनके एनायन को लेकर हम बना सकते हैं। ट्राई बेसिक में एक खासियत होती है। और क्या इसमें हम लोग जैसे इसके पहले स्टेप को क्या लिखेंगे K1, दूसरे स्टेप को क्या लिखेंगे K2, तीसरे को क्या लिखेंगे K3। या आप K1 K2 तो जनरली लिखा रहता है, हम लोग इसको KA1 KA2 और K3 लिख देते हैं। K1 K2 K3 भी लिखा होगा तो उसका मीनिंग भी क्या है, सेम। अभी जैसे मैंने पिछले में बताया आपको कि जिस स्टेप की रिएक्शन होती है उसको लिखने के उतने तरीके होते हैं। जैसे सेकंड स्टेप है तो इसको लिखने के 2 तरीके, या तो इसको KA2 लिखेंगे। देखो अगर हमने KA2 लिखा है तो KA2 किसके रिस्पेक्ट में लिखा हमने, KA2 हमने लिखा है H3PO4 का है, सेकेंड डिसोसिएशन है, तो KA2 ऑफ ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, H3PO4। या इसी को चाहे हम लोग, है ना, इसी को चाहो तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि H2PO4 माइनस ने एक H प्लस निकाला है, तो इसे हम लोग चाहें तो KA1 ऑफ किसका बोल सकते हैं, H2PO4 माइनस, क्योंकि देखो H2PO4 माइनस ने अपना एक H को निकाला है तो बोल सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली थर्ड स्टेप को क्या बोलोगे, थर्ड को विथ रिस्पेक्ट टू H3PO4 तो क्या लिखा जाएगा, KA3 ऑफ H3PO4। हम लोग इसको चाहें, अब थर्ड स्टेप है ना, तो इसको लिखने के 3 तरीके होंगे। तो पहला ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, आपको दे दे ऑप्शन में ऐसे, है ना, तो या तो इसको K3 ऑफ H3PO4 बोल सकते हैं क्योंकि H3PO4 का थर्ड स्टेप है, या आप इसे H2PO4 का सेकंड स्टेप भी बोल सकते हो कि H2PO4 का ये सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं। जैसे KA1 H2PO4 लिखा है ना, इससे हम लोग चाहें तो KA2 ऑफ H2PO4 माइनस भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो ये H2PO4 माइनस का फर्स्ट स्टेप है और उसी के एनायन से उठा के डिसोसिएट किया है, मतलब ये H2PO4 माइनस के लिए कौन सा स्टेप है, सेकंड। तो आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ मिल जाए तो गलत नहीं है। KA2 ऑफ H2PO4 माइनस भी बोल सकते हैं, या खुद इसको एक और अपना नाम दिया जा सकता है। क्या दे सकते हैं, यहां तक कवर हो रहा है, एक खुद नाम, इसको आप अपना एक और नाम दे सकते हैं। इसको एक और नाम क्या दे सकते हैं, क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि HPO4 माइनस 2 का H प्लस निकल रहा है, इसे हम लोग चाहें तो KA ऑफ, है ना, K वहां शायद दिख नहीं रहा आपको, यहां लिख देता हूं मैं, KA ऑफ क्या बोल सकते हैं हम लोग, HPO4 माइनस 2। तो देखो बेटा 3 नाम दिए जा सकते हैं आप, है ना, 3 नाम आप दे सकते हैं। तीनों नाम समझ पाए, फर्स्ट स्टेप को केवल एक नाम दोगे, सेकंड को 2 नाम दे सकते हो। 2 नाम कैसे, एक ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में, एक ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में, एक खुद उसके ओरिजिनल रिस्पेक्ट में। तीसरे वाले को 3 नाम दे सकते हैं, एक ऊपर वाले पहले वाले के रिस्पेक्ट में, एक इसके जस्ट ऊपर वाले रिएक्शन के स्टेप में, और एक खुद इसके एग्जिस्टेंस में। मैंने यहां पे KA1 क्यों नहीं लिखा बेटा, KA1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये आगे थोड़ी ना अब डिसोसिएट होने वाला है। क्या PO4 3 माइनस फिर से H प्लस निकाल सकता है क्या, नहीं, तो इसका KA1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट क्या लिख दो, K लिख देते हैं, HPO4 माइनस 2 का क्या है K, क्योंकि इसका KA2 तो हो ही नहीं सकता ना कुछ, समझे क्या बात को। तो इस तरीके से, और वैल्यू की बात करो तो मैंने आपको पहले ही आइडिया दिया है कि KA1 की वैल्यू जो होती है, KA1 की वैल्यू KA2 से बड़ी होगी और KA2 की वैल्यू KA3 से बड़ी होगी। ये मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, ये देखो ये पूरी की पूरी तरह एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड बेस दोनों तरह, ये भी एसिड बेस दोनों तरह। तो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट दूसरे से बड़ा, दूसरा वाला तीसरे से बड़ा। और न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करो तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, मुझे याद है, आपको तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना, डेटा मुझे याद है, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है K1 लिख देता हूं मैं अभी। K1 की जो वैल्यू आती है वो 7.5 इंटू 10⁻³ होती है। जो सेकेंड स्टेप की डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 10⁻⁻8 होती है, और थर्ड स्टेप का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो 10⁻13 होता है। ये वैल्यूज याद नहीं रखनी है, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है तो मैंने याद रखे हैं, आपको ये न्यूमेरिकली गिवन रहेगा डेटा। तो फर्स्ट स्टेप के K1 की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड का 10⁻8 होता है, थर्ड का 10⁻13 होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू बड़ी है सबसे, तो पूरा का पूरा H प्लस देने का काम कौन सा स्टेप करेगा,
फर्स्ट स्टेप करेगा और बाकी के ऊपर क्या लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। तो सेम वही काम करना है। तो एक न्यूमेरिकल में ट्राई बेसिक एसिड पे भी करवा देता हूं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये रिएक्शंस बार बार हमें लिखना ना पड़े, ये रिएक्शंस हमारे दिमाग में हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल चूंकि इतने में नहीं होगा तो मैं इसे हटा के न्यूमेरिकल एक इसके ऊपर भी, ट्राई बेसिक के ऊपर भी सॉल्व करवाता हूं आपको, ठीक है। देखो तो न्यूमेरिकली कैसे प्रॉब्लम आएगा इसके ऊपर। अब ये भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ही है, आप बुकलेट में उठा के देखना, है ना। आपका मुझे सेक्शन याद नहीं है, सेक्शन चेक कर लेना एक बार, उसमें पॉलीप्रोटिक वाला केस दिया है तो आप उठा के सॉल्व कर सकते हैं यहां से। तो ये आपको, अगर मैं एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर, ट्राई बेसिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग कर ले इसके ऊपर भी, तो देखो कैसे क्वेश्चन आ सकता है हमें। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कौन कौन से, पहले मैं यहां पे एक बार स्टेप सारे लिख देता हूं आपको, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। देखो न्यूमेरिकल में कैसे दे रहा हूं। H3PO4 कैसे टूटा था, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस में, ठीक है। H2PO4 माइनस कैसे टूटा था आपका, ये डिसोसिएट हुआ था हमारा H प्लस प्लस HPO4 के ऊपर -2 में, और HPO4 के ऊपर -2 डिसोसिएट हुआ था हमारा H प्लस एंड PO4 के ऊपर -3 में। तो इस पे देखो न्यूमेरिकली कौन कौन से कंसंट्रेशन पूछे जा सकते हैं। एक तो H प्लस पूछा जा सकता है सबसे पहला, दूसरा इस आयन का कंसंट्रेशन, तीसरा इस आयन का भी कंसंट्रेशन, चौथा इस आयन का कंसंट्रेशन। 4 आयन्स तो यहीं पे दिख गए। पांचवा OH माइनस भी मैं पूछ सकता हूं, अगर आपने H प्लस निकाल लिया है तो OH माइनस भी निकल जाएगा। और छठा आपका ये भी तो है, देखो एक किसे भी, ये दोनों तो सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, तो कितने आयन है अपने पास, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, और पांचवा आयन खुद क्या है, H3PO4, और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा आयन OH माइनस को भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कॉमा कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 माइनस, HPO4 -2, एंड लास्ट PO4 3 माइनस, एंड कंसंट्रेशन ऑफ PO4 -3, ठीक है। तो देखो मैंने सारे आयंस को दे दिए उठा के, है ना। तो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस इन 0.1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, 0.1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। अब अगर मैंने H3PO4 आपको दिया है तो मैं यहां पे आपको 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट दूंगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राई बेसिक है तो इसको 3 स्टेप लगते हैं, तो यहां पे इसके 3 देने भी चाहिए। तो कौन कौन से दिया है, K1 दिया है 7.5 × 10⁻⁻³ K2 दिया है इसका 10⁻⁻8 और K3 दिया है इसका 10⁻⁻13, ठीक है। तो ये आपको 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है और प्रॉब्लम आपका यही है। तो ये काफी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम, है ना। हमसे एक आध आयन का कंसंट्रेशन हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में पूछ ले, और मेरे हिसाब से सीटी लेवल और नीट लेवल में आपको फर्स्ट स्टेप का ही जनरली H प्लस ही पूछता है, पीएच इतना ज्यादा अंदर तक ले जाके आपको सॉल्व नहीं करवाएगा, लेकिन हम लोग सॉल्व सारे डेटा कर सकते हैं ना। बस अप्रोच को फॉलो करते हुए चले जाओ, निकल जाएगा। देखो अब करोगे क्या, इसमें कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले बात किया जाए तो ये वीक एसिड का सॉल्यूशन है, वीक एसिड है। ये कैसे पता चला, क्योंकि 3 हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट दिए। तो वीक एसिड का तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, K/C का रेशियो चेक करना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, K1/C का रेशियो चेक करेंगे। ये हमारा C की वैल्यू हो गई, कंसंट्रेशन दिया है, और ये हमारा क्या है, K1 है। तो K1 और C का रेशियो हमें सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि हमें पता है H प्लस मेजरली कहां से आने वाला है, फर्स्ट स्टेप से, और सेकंड और थर्ड के ऊपर क्या लगने वाला है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो अगर हम लोग K1/C का रेशियो चेक करने चले, है ना, इतने प्रॉब्लम, है ना, लगभग क्लास में हमने 25-30 प्रॉब्लम तो कर चुके हैं ना। और अभी हम लोग बेसिक सॉल्यूशन करेंगे, तो बेसिक में भी एक एक न्यूमेरिकल में सब टॉपिक के ऊपर ले लूंगा, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन जस्ट मिरर इमेज होता है इसी का। जो H प्लस एसिड में करते हैं, बेसिक में क्या हो जाता है, वहां पे OH माइनस हो जाता है। तो पूरा एक बार एसिड को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि बेसिक वाला जस्ट में कॉन्सेप्ट समझा के एक न्यूमेरिकल तुरंत लेके खत्म करूंगा। तो K1/C की बात करो तो K1 की जगह पे कितना है आपका, 7.5 × 10⁻⁻3 K1 अपॉन C की बात करो तो कितना है, 0.1 है,
ठीक है। तो इस रेशियो को कैलकुलेट किया अगर हमने तो ये 1/10 हो जाएगा, 1/10 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 10⁻³ ठीक है। और जिससे हम लोग चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 750 इंटू 10⁻⁴ और जो कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना है 25 इंटू 10⁻⁴ से तो काफी क्या है ज्यादा है। मैंने 10⁻⁴ क्यों किया समझे, क्योंकि मुझे तो कंपेयर 25 इंटू 10⁻⁴ से करना है ना। तो K1/C का रेशियो आप यहां पे देख सकते हो कि 25 इंटू 10⁻⁴ से क्या है ज्यादा है। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई तो क्या हम लोग अल्फा इज इक्वल टू तब क्या हम लोग यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू √ में K/C को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? ये यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो तो हमारा कब बनता है जब अल्फा को हम लोग नेग्लेजिबल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है K/C का रेशियो काफी बड़ा है, मतलब अल्फा यहाँ पे नेग्लेजिबल नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो फिर किससे जाना पड़ेगा हमको क्वाड्रेटिक से जाना पड़ेगा। तो एडवांस लेवल का काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करवा रहे हैं और सारे डेटा भी। तो देखो अब क्या करना पड़ेगा, उससे तो हो नहीं पाएगा अल्फा, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेसिक अप्रोच से जाना पड़ेगा। और बेसिक अप्रोच क्या हमारा K इज इक्वल टू C⁴/1 - अल्फा। क्या फर्स्ट स्टेप पे कॉमन आयन लगा होगा? फर्स्ट स्टेप पे कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा, उसके नीचे वाले स्टेप्स पे लगता है, बताया था मैंने, अभी लिखवाया था आज ही। तो इसी से जाना पड़ेगा। तो इसमें अगर जाएं हम लोग तो K मतलब कौन से स्टेप का लेना है फर्स्ट स्टेप का, तो हम लोग K1 लिख देते हैं। इस C को इस साइड लेके जाओ तो एक K1/C इज इक्वल टू α² अल्फा लिख ही सकते हैं। K1/C इज इक्वल टू α² अल्फा। और बस यहां से अब अल्फा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। K1/C की जगह पे कितना रख दिया जाए बेटा 750 इंटू 10⁻⁴। K1/C पहले ही कैलकुलेट किया है ना, कितना 750 इंटू 10⁻⁴। तो जिसे मैं 750 अपॉन 10,000 लिख देता हूं। 10⁻⁴ मतलब 10,000 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू α²/1 - अल्फा। तो ये आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा और 25 से सॉरी 25 से अगर काटे हम लोग तो देखो 25 से 3 बार में ये चला जाएगा और 25 से 4 बार में 100 होता है तो 40 बार में ये हो जाएगा। तो आपका यहां से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, इस 40 को इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 40 α², और इस साइड में कितना आएगा 3 - 3 अल्फा, तो उसको भी उधर अगर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +3 अल्फा - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगा 40 α² - 3 अल्फा इधर है तो उधर ले गए तो +3 अल्फा और +3 है तो -3। तो यहां से सबसे पहले किसे कैलकुलेट करो बेटा अल्फा को, है ना। मैंने बताया रेशियो अगर आपका इस नंबर से बड़ा होता है तो अल्फा के लिए क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करना पड़ता है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लगा दोगे -b प्लस माइनस √ में b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए की जगह पे कितना 40 इंटू सी की जगह पे कितना -3 दिख रहा है वहां तक ना, ठीक है। चलो तो ये हो गया -b प्लस माइनस √ में b² माइनस 4 ए की जगह पे 40 इंटू सी की जगह पे -3 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू ए की जगह पे कितना 40। तो ये देखो बेटा निगेटिव वैल्यू लेने की तो जरूरत है नहीं, निगेटिव लोगे तो ये पहले निगेटिव है और निगेटिव में निगेटिव जोड़ोगे तो निगेटिव, अल्फा कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं बार बार निगेटिव वाला देखो तो साइन लेता ही नहीं, निगेटिव लेने की हमें जरूरत ही नहीं है। मैथ्स थोड़ी ना ये कि निगेटिव वाले से भी निकालो, अल्फा तो निगेटिव हो ही नहीं सकता ना, तो निगेटिव नहीं लेंगे तो क्या आ जाएगा देखो -3 प्लस √ में कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का 4 गुना कितना 116 और 116 बोल रहा हूँ 16 40 का 4 गुना 160 हुआ, 160 का 3 करोगे तो 480 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना 80 और -3 प्लस देखो √ में कितना आया 489 कितना 489। तो थोड़ा सा अब हमको अगर पता हो तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 22 का स्क्वायर होता है 484। तो 489 को लगभग अगर मैं 22 ले लेता हूं, इसे मैं अप्रोक्सीमेट में अगर 22 ले लेता हूं डिवाइडेड बाई 80 तो ये कितना हो जाएगा 19/80 हो जाएगा। 22 - 3 कितना 19 और 19/80 थोड़ा सा तो उसे मैंने 22 से थोड़ा ज्यादा ही होना था, है ना, और मैंने कम ही लिया है तो 19 थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ सकता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, ध्यान रखना उससे कोई ज्यादा आंसर में चेंज नहीं होता क्योंकि अल्फा तो बहुत छोटी वैल्यू होती है ना और वीक एसिड है तो बहुत छोटी होगी। तो 90/20 को अगर अप्रोक्सीमेट में
20/80 लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ा आपको लगाना पड़ सकता है। तो 489 को मैंने 22 कर दिया 484 मान के, और उसके बाद मैंने 90 को भी 20 कर लिया क्योंकि वो तो थोड़ा ज्यादा ही होना था। तो 20/80 हो गया 1/4। 1/4 होने का मतलब कितना हो गया, अल्फा की वैल्यू हमारे लिए 0.25, इसका मतलब कितने परसेंट, 25%। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा क्या निकला, अल्फा। देखो मुझे बताने लगाने में टाइम लग रहा है, आप करोगे तो इतना टाइम नहीं लगता है, आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली सॉल्व होते चले जाते हैं। अल्फा की वैल्यू कितना हो गया आपका 25%। तो अगर अल्फा आपका 25% आ चुका है तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना। और H प्लस इज इक्वल टू नथिंग बट क्या होता है, C इंटू अल्फा। किसी भी आयन का कंसंट्रेशन C इंटू अल्फा से निकलता है। तो बस यहां पे डाल दो, C की जगह पे कितना रखेंगे बेटा, C की वैल्यू कितनी दी है 0.1 दिया है। ठीक है, इंटू अल्फा की जगह पे कितना रखेंगे 0.25। तो C इंटू अल्फा कर दिया तो कितना हो गया, ये हो गया 0.025, जिसे हम लोग चाहें तो 2.5 इंटू 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 डेसिमल शिफ्ट किया तो 10⁻²। तो ये हमारा किसका कंसंट्रेशन आ गया बेटा, H प्लस का आ गया। pH पूछेगा तो क्या करोगे, pH के लिए 2 माइनस लॉग 2.5 लगा देना। pH क्या, pH पूछा है मैंने, pH नहीं पूछा। pH अगर पूछ लेगा तो क्या कर दोगे, pH के लिए सिंपली मैंने बताया pH इज इक्वल टू क्या, जो 10 के निगेटिव पावर दिखता है उसको आगे ले लिया करो, और जो नंबर दिखता है उसके ऊपर माइनस लॉग 2.5। और लॉग 2.5 कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो ना, log 5/2 से। log 5/2 क्या होगा, log 5 माइनस log 2, और log 5 की वैल्यू हमें पता है 0.70, log 2 की वैल्यू हमें पता है कितना 0.30, तो कितना हो गया 0.40। तो 2 माइनस 0.40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.40, तो ये आ जाएगा हमारा 1.60। तो pH हो जाएगा 1.6 ना। तो आप निकाल सकते हैं, ये सब कोई जरूरत नहीं थी pH की, pH फिर भी मैंने निकाल लिया। चलो, तो H प्लस निकल गया, pH निकल गया। और अब कौन कौन से, OH माइनस। OH माइनस कैसे निकाले, OH माइनस के लिए क्या करना है, KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो KW की वैल्यू कितनी होती है बेटा 10⁻⁻14। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ चुका है कितना 2.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो बस यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आ रहा है, मैं अब कर नहीं रहा हूं कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन आप कर ली, तो ये आपका OH माइनस आ जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने बताया चूंकि फर्स्ट स्टेप पे कॉमन आयन इफेक्ट हमारा ऑपरेट नहीं होगा, तो फर्स्ट स्टेप पे अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगने वाला है तो जितना H प्लस का कंसंट्रेशन होगा उतना ही H2PO4 माइनस का भी होगा। इन दोनों आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं, चूंकि कॉमन आयन इफेक्ट विल नॉट ऑपरेट ऑन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे नहीं लगेगा। सो क्या होगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस, और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो देखो इसका और इसका दो कंसंट्रेशन यही सॉल्व हो गए। ठीक है, तीसरा में H3PO4 का भी मैंने पूछा है, क्या H3PO4 0.1 रहेगा क्या, अब H3PO4 तो डिसोसिएट हो रहा है ना, और इक्विलिब्रियम पे उसकी कितना होता है C माइनस C अल्फा। स्टार्टिंग में अगर ये C होगा, स्टार्टिंग में C होगा तो ये खाली रहता है, फिर ये क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में C माइनस C अल्फा, तो ये C अल्फा और ये C अल्फा। तो H3PO4 का कंसंट्रेशन किससे निकालेंगे, C माइनस C अल्फा से। तो कंसंट्रेशन ऑफ हमारा H3PO4 की बात की जाए तो किसके बराबर होगा, C माइनस C अल्फा के। C माइनस C अल्फा बचा रहेगा, तो C की जगह पे कितना रख दोगे, C कितना दिया है 0.1, तो 0.1 और ब्रैकेट में C अगर बाहर ले लेते तो कितना था 1 माइनस अल्फा ना, तो 0.1 1 माइनस अल्फा की जगह पे कितना है बेटा, अल्फा की जगह पे कितना है 0.25 ना, तो 0.1 ले लिया, C कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा बचा, C की जगह पे 0.1 1 माइनस अल्फा मतलब 1 माइनस 0.25, तो ये कितना आ गया, ये 0.75 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.075 हो जाएगा ये। तो अब देखो हमने H3PO4 का भी कंसंट्रेशन क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। तो हमने क्या क्या निकाल लिया है, H प्लस निकल चुका है, ठीक है, उसके बाद OH माइनस निकल चुका है, H3PO4 निकल चुका है, ठीक है,
H2PO4 माइनस हमारा निकल चुका है। बचे कौन से बेटा? ये दो बच गए, एक तो ये बचा और एक ये बचा है। अब इन दोनों को कैसे निकालोगे? तो देखो HPO4 माइनस सेकेंड स्टेप में आ रहा है, मतलब मुझे सेकेंड के एक्सप्रेशन से निकालना है। PO4 माइनस 3 किससे निकलेगा? थर्ड वाले से निकलेगा। तो इन दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एनायन है दोनों, तो इन दोनों के लिए मुझे इसके स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहां साइड में कर लेता हूं। देखो, तो इसकी हेल्प से इसके लिए कौन से एक्सप्रेशन से जाएंगे हम लोग? K2 का। इससे हम लोग किसका पहले, तो इससे किसका कंसंट्रेशन निकालने वाले हम लोग? HPO4 माइनस 2, हमें ये निकालना है, ठीक है। और ये निकालने के लिए हमें किससे निकालना पड़ेगा? सेकंड वाले स्टेप से, मतलब मुझे किसका हेल्प लेना पड़ेगा? K2 के एक्सप्रेशन का। इसका हेल्प K2। और बोलो बेटा K2 का एक्सप्रेशन क्या होगा? यहां पे लिख दें K2 के एक्सप्रेशन को। K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ना, मैं कह रहा हूं ना काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, लेंदी हो जाता है पॉलीप्रोटिक। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस, ठीक है। अब बस सारे वैल्यूज पता है, हमारे लिए अननोन क्वांटिटी क्या है? ये अननोन है। और देखो आप सारे वैल्यूज पता है आपको, बस वैल्यू डाल दो। K2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना? 10⁻⁻8, तो ये हो गया 10⁻⁻8 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमने निकाला है कितना बेटा? 2.5 इंटू 10⁻⁻2, देखो यहां से, ठीक है, इंटू ये वाला हमारे लिए अननोन है HPO4 माइनस 2, ये हमारे लिए क्या है? अननोन है। डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस, वो भी हमने निकाला है। H2PO4 माइनस और H प्लस तो दोनों बराबर है, कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻2, 2.5 इंटू 10⁻⁻2। तो देखो ये ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 माइनस 2 इज इक्वल टू 10⁻⁻8। तो हमारा एक और पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है ना। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, दिस इज ए वेरी गुड प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज करा रहे हैं और हर आयन के कंसंट्रेशन को भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो काफी एडवांस लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। तो हमारा HPO4 माइनस 2 मिल गया। अब बताओ और कौन सा बचा? ये हमारा कैलकुलेट हो गया। एक बचा है लास्ट वाला फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फेट आयन देख सकते हैं थर्ड स्टेप में आ रहा है, तो मुझे फॉस्फेट आयन PO4 माइनस 3 इसके कंसंट्रेशन को निकालने के लिए कौन से स्टेप पे जाना पड़ेगा बेटा? थर्ड वाले स्टेप में, क्योंकि थर्ड में आ रहा है तो मैं किसके एक्सप्रेशन में जाऊंगा? K3 के। और K3 का एक्सप्रेशन क्या होगा आपका? K3 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ PO4 माइनस 3, PO4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई बेटा कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 माइनस 2, HPO4 माइनस 2। अब बस इनमें वैल्यूज को डाल दो तो आपको आंसर मिलेगा। K3 की वैल्यू गिवन है कितना? 10⁻⁻13 इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन गिवन है कितना? 2.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू अननोन कंसंट्रेशन किसका है बेटा? फॉस्फेट का। PO4 के ऊपर -3 हमारे लिए क्या है? अननोन है। डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 माइनस 2, ऊपर वाले स्टेप से हम लोग निकाल चुके हैं। मैंने कहा ना अगले स्टेप का निकालने के लिए ऊपर की जरूरत पड़ती है, तो ये हमने निकाला है कितना? 10⁻⁻8, ठीक है। तो बस आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो कितना हो जाएगा? -13 और -8 मिलके कितना हो जाएगा? 10⁻⁻21 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ किसका? PO4 माइनस 3। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज ए वेरी गुड प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू एडवांस, है ना। तो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो इसमें सब चीजों को, हर डेटा को पूरा कैलकुलेशन करा दिया है। मेरा पूरा बोर्ड भी भर गया है लगाते लगाते, ठीक है। तो ये आपका पॉलीप्रोटिक एसिड जो था हमारा, ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो हमने एसिडिक सॉल्यूशन के हर केस को डील कर लिया है बेटा। एसिडिक में कौन कौन से देखे थे? जस्ट रिवाइज कर ले हम लोग। स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था 10⁻⁻1 से 10⁻⁻6 तक आप हमेशा केवल किससे H प्लस लेंगे? एसिड से, वाटर को नेग्लेक्ट करेंगे। 10⁻⁷ और 10⁻⁸ इन दोनों केस में वाटर भी कंसीडर होता है, और 10⁻⁹ पे एसिड को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल किससे लिया जाता है? वाटर से लिया जाता है। उसको एक बार रिवाइज करना, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में बस मैं सीधा आपको ये इंफॉर्मेशन देने वाला हूं,
परसेंट एरर का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, एक में 62% आ रहा था नेग्लेक्ट करने पे, याद है, और कंसीडर करने पे पहले वाले में 1% आ रहा था, बाद वाले में 62% आया था 10⁻⁻7 वाले में। तो वो आप एक बार रिवाइज करिए, है ना, क्योंकि वही सब सेम चीजें हमारी बेसिक सॉल्यूशन में आने वाली हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन में मैं बस डायरेक्ट उसको बताने वाला हूं आपको, एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल ले लेंगे एक दो। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग बेस के बाद मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड देखा था। तो यहां पे हम लोग मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस देखने वाले हैं, तो उसमें भी सिमिलर वही रहेगा। टोटल H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की पहले बात कर लूं, स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर में टोटल H प्लस किससे आता था, सारे एसिड से आता था, अनलेस वन ऑफ द गिवन एसिड इज वेरी डायलूट। तो वैसे ही सेम बेस में होने वाला है ना, बेस में भी वही फॉर्मूला समेशन ऑफ MiVi अपॉन समेशन ऑफ Vi, तो उसको भी मैं बताने वाला हूं, कल मैं शुरू कराऊंगा। अब बस मैं आपको एसिड का रिवीजन करवा रहा हूं, आप ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का पूरा केस पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हमने किया था, उसके बाद वीक एसिड किया था हमने। वीक एसिड में क्या होता है, के और सी दो चीजें गिवन होती हैं और अल्फा क्या होता है, अननोन, है ना। जैसे ये के और सी क्या होता था, गिवन, और अल्फा हमारे लिए अननोन। तो हम लोग क्या करते थे, के बाई सी का रेशियो निकालते थे, याद है, और अल्फा अननोन। तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस पढ़ लेना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस में के की जगह पे बस केवल क्या हो जाएगा, के बी, कोई और चेंज होने वाला नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस में केवल, वीक बेस में के की जगह पे क्या मिलेगा हमें, के बी। तो वीक एसिड का सॉल्यूशन भी रिवाइज करो। उसके बाद फोर्थ हमने पढ़ा था मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो तो उसमें H प्लस का सोर्स केवल क्या होता था, H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड होता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे मिक्सचर ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग बेस देखेंगे, तो यहाँ पे H प्लस OH माइनस का सोर्स क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो वो भी एक बार देख लेना, जिसमें मैंने आपको 4 कंडीशंस बताए थे। जाना हमेशा एक्सप्रेशन से है, H प्लस जो होता था, H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का होता था, यहाँ पे OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस से आने लगेगा। जो वहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता था, वीक एसिड का, वही इक्विलिब्रियम पे यहाँ बेस में बस होने लगेगा। तो एक बार उसको रिवाइज करिए। और फिफ्थ केस हमने लिया था मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट में Ka1.C1 प्लस Ka2.C2, ये फॉर्मूला आया था। तो यहां बस वो बेस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा Kb1C1 प्लस Kb2C2, क्योंकि अब K की जगह पे क्या आने लगेगा, Kb आने लगेगा, क्योंकि अब बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और लास्ट हमने पॉलीप्रोटिक किया था, उसमें हमें पॉलीप्रोटिक करने की बेस में जरूरत नहीं है। तो हमारा केस 2 कल मैं सोच रहा हूं, कल मैं शुरू भी करूंगा और कल मैं उसे खत्म भी करा दूं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में कुछ बेसिक सॉल्यूशन में कुछ है नहीं, जस्ट इट इज द फुल, है ना, इसी का पूरा मिरर इमेज है, बाकी कुछ करना नहीं है। जो भी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जो भी चीजें पढ़ी हमने, सेम टू सेम सारी चीजें हमें बेस के अंदर पढ़ना है। तो कल मैं बेस स्टार्ट करूंगा और कल वहीं खत्म भी हो जाएगा आपका। तो एक बार मेरा आप सब, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि एक बार जाके इसको आप रिवाइज कर लीजिए ढंग से, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के जितने भी केस थे एसिडिक सॉल्यूशन के, फिर हम लोग देन विल प्रोसीड फ्रॉम बेसिक सॉल्यूशन। तो कल वो स्टार्ट भी होगा और कल खत्म भी हो जाएगा, तो ध्यान रखिए। चलो, थैंक यू सो मच सर जी।